प्रिय विद्यार्थियों, क्लास अपनी रासायनिक बलगतिकी को लेकर के चल रही थी और उसके अंदर अपन ने अच्छी तरह से दो टॉपिक्स जो है उनमें अभिक्रिया वेग के बारे में जान लिया था। अभिक्रिया वेग के बारे में मूल बात यही आई थी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता ही है समय के साथ। आपको पता है जैसे जैसे अभिक्रिया चलेगी अभिकारक की मात्रा कम होती जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता चलेगा वैसे वैसे क्या होगा, अभिकारक की मात्रा कम होती जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर अभिकारक कम हो रहा है और उत्पाद बढ़ रहा है इसका मतलब अभिक्रिया चल रही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी पहले जितना अभिकारक था उतना का उतना पड़ा हुआ है, उतना का उतना बना हुआ है, तो इसका मतलब अभिक्रिया नहीं चल रही है। तो अभिक्रिया होने के लिए जरूरी यही है कि अभिकारक की मात्रा तो कम होती जाए और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाए। ठीक, तो अभिक्रिया वेग को हमने इसी तरह से लिख दिया था कि अभिक्रिया वेग का मतलब होता है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, प्लस माइनस इसके संग लगा सकते हैं। अगर उत्पाद की टर्म में अभिक्रिया को वेग लेंगे तो अभिक्रिया का वेग प्लस आ जाएगा क्योंकि सांद्रता में वृद्धि होती है, और अगर माइनस लेते तो क्या कहते हैं, सांद्रता में कमी हो रही है। तो ये हमारे पास अभिक्रिया वेग और समय के बारे में मतलब ये अपने पास एक वेग आ गया। अब देखें अभिक्रिया का वेग और समय में अगर संबंध देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से निकाल करके देखा। क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। शुरू में मान लीजिए अभिक्रिया का वेग t बराबर 1 मिनट पर। इस समय अभिक्रिया का वेग मान लीजिए 5 है। कितना है? 5 के 6 है। मतलब जो भी इसका मात्रक आ जाएगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड वो है इसका t बराबर 1 मिनट पर। तो ये कहता है जैसे ही समय दोगुना होगा 2 मिनट होगा वैसे ही इसका वेग घट करके कितना रह जाएगा? 3। t बराबर 3 मिनट होते ही इसका वेग घट करके रह जाता है 1.5। और भी कम हो जाए तो t बराबर 4 मिनट पर ये वेग रह जाता है 0.75 मिनट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर इसको इकाई मान लें 1, तो इससे वेग रह गया था 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8 गुना वेग रह गया है। तो ऐसी कमी जो समय के साथ, समय की निरंतरता के साथ लगातार एक गुणज के रूप में कमी आती रहती है, उसे कहते हैं हम चरघातांकीय कमी। तो हम लोग देख सकते हैं ग्राफ से भी पता पड़ रहा है कि अभिक्रिया वेग का मान समय के साथ साथ क्या होता जा रहा है? कम। देखो समय दर बढ़ रहा है तो अभिक्रिया वेग का मान सबसे ज़्यादा कहाँ था? ये देखिए अभिक्रिया वेग की स्थिति ये है, ये अभिक्रिया वेग है। अभिक्रिया वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर। जैसे जैसे देखिए समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे अभिक्रिया वेग का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि अभिक्रिया वेग जो है वो समय के कैसा आ रहा है? व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समय जैसे जैसे बीतता है, समय जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग कम होता है। कैसे कम होता है? मान लीजिए पहले अभिक्रिया का वेग यहाँ पर 8 मान है उसका, 8 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो जैसे ही 1 मिनट बीतेगी कितना हो जाएगा? 4। 2 मिनट में कितना हो जाएगा? 2, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0.25। तो लगातार आप देखें एक निश्चित क्रम में कमी होती जा रही है। ऐसी कमी को क्या कहते हैं? हम चरघातांकीय एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कहते हैं, चरघातांकीय कमी कहते हैं। ये तो बात आपको समझ में आई गई कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग कम होता जाता है। तो आप देखें, और कम होते होते देखिए बिल्कुल कम पहुंच गया है लास्ट में, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होता। अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ मात्रा में चलती रहती है, लास्ट तक कुछ ना कुछ अभिकारक का बचा रहता है। तो इसका मतलब अभिक्रिया पूर्णता की ओर नहीं जाती, यानी अधिकतम समय पर भी अभिक्रिया का वेग कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप अभिक्रिया का वेग निकालो। अब देखो हमारे पास 3 टर्म आई है। मैंने ये सब क्यों बताया है आपको? पहली बात फिर से आप समझ लें जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि निश्चित समय अंतराल में क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ कम होता जाता है क्योंकि ये सूत्र भी कह रहा है, देखो व्युत्क्रमानुपाती में आ रहा है। और वैसे भी जैसे जैसे समय बढ़ता चलेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग चरघातांक के रूप से कम होता चलेगा। ये हमारा प्रैक्टिकल आंकड़े भी कहते हैं। अब देखें, चलो इनकी बात तो सही है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं।
एक है प्रारंभिक वेग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है शुरुआत का वेग। तो ये वेग कब होता है? जिस समय पर t बराबर 0 सेकंड होता है। ठीक है, जिस समय पर t बराबर 0 होता है वो सेकंड में हो सकता है, अगर हम मिनट के फॉर्म में ले रहे हैं तो मिनट में। जिस समय 0 सेकंड रहेंगे उस समय 0 मिनट भी रहेंगे, उसी समय 0 घंटे भी रहेंगे। तो t बराबर 0 मिनट या सेकंड या आवर जो भी है, बोलिए यहाँ पर t बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? इस समय पर आप देखिए अभिक्रिया का वेग कैसा है, t बराबर 0 पर सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है। तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या होता है? t बराबर या शून्य समय पर अभिक्रिया के अधिकतम वेग को ही क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग के नाम से जानते हैं। दोबारा देख लें, जब अभिक्रिया शुरू होती है, कल भी मैंने बताया था, आप लोग क्या करें, एक परखनली लें और परखनली में आपने केवल अभिकारक को डाला, उस समय तक कोई उत्पाद नहीं बना है, तो उस समय पर क्या होगा? अभिकारक सर्वाधिक मात्रा में, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की मात्रा पर निर्भर करता है। एक सूत्र है कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? अभिकारक की सांद्रता पर। इसको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, 11वीं क्लास में, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब बताइए, जब यह 100% मात्रा में होगा तो अभिक्रिया का वेग भी कितना रहेगा? 100%, यानी इसकी मात्रा अधिकतम होगी। आप जानते हैं समय के साथ साथ इसकी मात्रा कम हो रही है, मान लो 90%, तो वेग भी घट करके कितना रह जाएगा? 90%। तो जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती है, अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो जिस समय t बराबर 0 होगा उस समय अभिकारक अधिकतम मात्रा में होता है, इसलिए उस समय वेग का मान भी कैसा रहता है? अधिकतम रहता है। तो t बराबर 0 सेकंड पर अभिक्रिया के अधिकतम वेग को ही क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। तो पहली परिभाषा आपके पास आ गई, t बराबर 0 सेकंड पर अभिक्रिया के अधिकतम वेग को ही क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग कहते हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है औसत वेग। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया का वेग आपने जो भी निकाला था, कैसे निकाला था अभिक्रिया का वेग? तो आपने निकाला था माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। बोलिए, दोनों किस किस चीज़ को बता रहे हैं? ये है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ये कमी की दर है, और ये है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। बोलो, अभिक्रिया का वेग हमने कल ऐसे ही निकाला था, परसों जब भी लेक्चर हुआ था तो यही बताया था कि किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के समानुपाती होता है। समय का भाग लगना मतलब वृद्धि, वो दर है एक तरह से। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए हम जो भी अभिक्रिया वेग निकालते हैं वही कौन सा वेग कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसकी औसत वेग की परिभाषा वही है जो अभिक्रिया वेग की परिभाषा है। यहाँ पे देख लें, क्या परिभाषा दे सकते हैं? बोलिए, औसत वेग बराबर ये सूत्र आ गया, तो क्या कहेंगे? डेल्टा टी बराबर 1 मान लीजिए। तो बोलो, औसत वेग किसके बराबर आ गया? माइनस डेल्टा आर के बराबर। इसको कह दिया वी एवरेज, इसको लिखते हैं हम वी एवरेज। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। यदि डेल्टा टी बराबर 1 हो तो वी एवरेज बराबर किसके आ जाएगा? माइनस डेल्टा आर के। तो क्या कहेंगे? इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी को ही क्या कहते हैं? इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? औसत वेग के नाम से जानते हैं। औसत वेग कोई अलग चीज़ नहीं है, औसत वेग वही है जो हमारी अभिक्रिया का वेग होता है, वही औसत वेग है। अब बात आती है कि साहब इसको औसत वेग नाम क्यों दिया? तो आप देखें, बोलिए, प्रत्येक सेकंड में अभिक्रिया का वेग निरंतर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? कैसे? देखिए, 1 सेकंड में कितना हो गया? 8 से 4, फिर अगली सेकंड में कितना हो गया? 2, फिर हो गया 1, फिर 0.5। तो आप देखते हैं हर एक क्षण में, हर एक पल में अभिक्रिया का वेग बदलते हैं। अब आपसे पूछा गया कि t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक अभिक्रिया का वेग कितना होगा? तो बोलो, अभिक्रिया का वेग बार बार में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? 0 से 1 सेकंड पे अलग वेग हो गया 8,
वो 0 से 1 पे 4 हो गया, फिर बदल गया 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0.5, फिर 0.25। इसका मतलब अभिक्रिया वेग का कोई निश्चित मान नहीं है। इसलिए हम लोगों के पास जब कोई निश्चित मान, ये ठीक ऐसे है जैसे आप देखिए, दोबारा समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो प्रारंभिक वेग आपको बता दिया, t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का अधिकतम वेग प्रारंभिक वेग है, तो इसको तो अपन अब हटा देते हैं। ठीक, अब अपनी चर्चा चल रही है औसत वेग पे। तो पहले तो आप सामान्य रूप से समझ लें, हम जो भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने का तरीका क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। यही वेग जो हमने अभिक्रिया वेग निकाला है हमारे सूत्रों से पहले, उसी को क्या कहते हैं, औसत वेग। तो परिभाषा क्या है, वही है जो अभिक्रिया वेग की है, इकाई समय अंतराल में डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड, इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी। ठीक है, डेल्टा आर का मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी, या इसको एक मान लेते तो क्या हो जाता है, प्लस डेल्टा पी, या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, औसत वेग के नाम से जानते हैं। ये तो हमारे पास परिभाषा क्लियर हो गई। लेकिन अब बात आती है कि साहब अभिक्रिया वेग को औसत वेग क्यों कह रहे हैं। तो ये ठीक ऐसा है जैसे मान लीजिए आपके 5 टेस्ट होते हैं, मतलब परीक्षाएं होती है 5, उसमें आपके पहली परीक्षा में आए 10 नंबर, दूसरी में आए 9 नंबर, तीसरे में आए 8 नंबर, फिर 9 नंबर आए, फिर 10 नंबर आ गए। अब विद्यार्थी का आकलन कैसे लगाएंगे, मतलब अगर टीचर से पूछा जाए ये कैसा स्टूडेंट है, तो टीचर क्या कहेगा, क्या ये कहेगा पहले टेस्ट के हिसाब से अच्छा है, दूसरे के हिसाब से थोड़ा कम अच्छा है, तीसरे से कम अच्छा है, चौथे से और ठीक है, पाँचवें में और अच्छा है। इस तरह से कभी भी एक मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता स्टूडेंट का। 3 ही टर्म होंगी, या तो कहेंगे कि ये स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में, या वो कहेगा कि स्टूडेंट औसत है, या फिर कहेगा स्टूडेंट पढ़ने में बुरा है, अच्छा नहीं है स्टूडेंट पढ़ने में। 3 ही टर्म होंगी। तो इन तीनों का पता कैसे है, तो देखिए उन्होंने 5 टेस्ट के नंबर देखे कि कैसे लगाया, 10 + 9 + 8 + 9 + 10 और बटे 5 कर दिया। ठीक है, तो इससे आपका जो भी औसत प्राप्त हुआ, इससे आपका जो भी औसत प्राप्त हुआ कितना हुआ, 38, 38, 39, 40 से 46, 9.2 औसत प्राप्त हुआ। 10 में से आपका औसत कितना प्राप्त हो गया, 9.2। तो वो क्या कह देंगे, यह स्टूडेंट पढ़ाई में कैसा है, अच्छा है। तो कुल मिला के जब बहुत सारे आंकड़े हमारे पास होते हैं तो हम उनका औसत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, जैसे उसने पूछा कि t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड में जाने पर अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो बोलिए क्या निश्चित वेग हो सकता है, उत्तर है नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 1 सेकंड में जाने पर 4 रह जाता है वेग, फिर 1 से 2 जाने पर 2 रह जाता है, 2 से 3 जाने पर 1 और 3 से 4 जाने पर कितना रह गया, 0.5 सेकंड रह गया। इसका मतलब समय के साथ अभिक्रिया का वेग लगातार बदलता चल रहा है, तो हर 1 सेकंड हमारे पास अलग अलग वेग आ रहे हैं। तो सारे वेगों को एक ही मान देने का क्या तरीका है, भाई आपके नंबर अलग अलग आ रहे हैं हर टेस्ट में, तो सारे नंबरों को एक जगह लाने का तरीका क्या होता है, औसत। जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, उसने 10 पारियों में अलग अलग रन बना लिए, तो हम अलग अलग अगर उस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी ने कह दिया कि इस खिलाड़ी के 44 रन औसत है, 44 रन का औसत है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस खिलाड़ी ने, ऐसा नहीं है हर पारी में 44 रन बनाए, किसी में 50, किसी में 42, किसी में 39, किसी में 52, इस तरह से रन बनाए, उनका औसत क्या गया, 44। तो हमने कहा ये खिलाड़ी खेल में अच्छा है। ठीक ऐसे ही आप देखें अभिक्रिया का वेग लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो हम हर 1 सेकंड का वेग बार बार में सामने नहीं रख सकते। जैसे आपसे पूछा 0 से 4 सेकंड में कितना वेग निकलेगा, तो आप लोग बार बार में हर एक वेग को नहीं निकाल सकते, हर 1 सेकंड का वेग नहीं निकाल सकते। इस वजह से इनका कौन सा वेग काम में ले लिया जाता है, औसत वेग। तो यहाँ पर हर सेकंड वेग बदल रहा है, तो जो अभिक्रिया का वेग निकलता है वो असल में कौन सा वेग निकलता है, औसत वेग। तो मैंने आपको बता दिया, एक ही बात समझ लें, ये केवल समझाने के लिए था कि इसको औसत वेग क्यों कहा गया, क्योंकि प्रत्येक क्षण अभिक्रिया के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वेग का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हो पाता है। हर 1 सेकंड में वेग बदल रहा है, तो कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हम सभी वेगों के जो अभिक्रिया का पूर्ण वेग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, औसत वेग के नाम से जानते हैं। परिभाषा वही है जो अभिक्रिया वेग की है, एक इकाई समय अंतराल में
अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। अब बात आती है तात्क्षणिक वेग की। ठीक, अब लेते हैं हम तात्क्षणिक वेग को। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? ये देखें, किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग के नाम से जानते हैं। इसको हम लिखते हैं वी इंस्टेनियस, मतलब इसका इंस्टेनियस, INSTANEOUS, ये मतलब है। फिर से समझ लें, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग। आप देखें 0 से 4 सेकंड पर पूछा, तब तो बोलिए हर सेकंड में अभिक्रिया का वेग बदल रहा था। ऐसे केस में तो हम किसका उपयोग करेंगे? औसत वेग का। लेकिन हमसे पूछ ले चौथे सेकंड में इसका वेग कितना होगा? चौथे सेकंड, ये कौन सी है? पहली सेकंड, ये कौन सी है? दूसरी, ये कौन सी है? तीसरी, और ये कौन सी सेकंड है? चौथी। पहले सेकंड में अभिक्रिया का वेग कितना होगा? दूसरे में कितना होगा? यानी अगर प्रत्येक एक निश्चित क्षण के बारे में अभिक्रिया का वेग पूछा जाए तो उसे क्या मानते हैं हम? फिर किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग निकाला जाता है, उसे कहते हैं हम तात्क्षणिक वेग। ठीक, यदि पूरे प्रक्रम का अगर वेग निकाले जब तो औसत वेग है, क्योंकि हर एक क्षण में अलग अलग वेग बदलता रहता है। लेकिन किसी निश्चित क्षण पर निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। लेकिन निश्चित क्षण का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट चौथे सेकंड पे निकल रहा है। उसको कैसे निकालता है ये वेग को? तो देखिए यहाँ पर डेल्टा की जगह जो टर्म काम आती है वो होती है डी, R/dt, या फिर आ जाएगा प्लस dP/dt। ठीक, या dP/dt। अब ये फार्मूला तो आपको पता ही लग गया। अब ये d क्या है? d एक तरह का डिफरेंस है। देखिए गणित के वो चलेंगे, आप फिजिक्स पढ़ ही रहे हो, उसमें अवकलन और समाकलन आते होंगे बीच बीच में। तो ये एक तरह से अभिकारकों की सांद्रता का अवकलन है। यहाँ पे देखें आपके पास डेल्टा था और यहाँ पे क्या है? d है, पर सूत्र वही है सेम। यह भी अंतर को प्रदर्शित करता है, यह भी अंतर को प्रदर्शित करता है, लेकिन फर्क क्या है? बोलिए यहाँ पर तात्क्षणिक का मतलब क्या है? निश्चित क्षण। और निश्चित क्षण कब आ सकता है? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए पहली सेकंड में आप यहाँ पर थे, दूसरी सेकंड में आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया? 1 सेकंड का। तो ये निश्चित क्षण नहीं है। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप पहली सेकंड में यहाँ पे थे, ठीक है, और 1.0000001 सेकंड के अंदर आप यहाँ पर आ गए। अब बोलिए दोनों समय में कितना अंतर है? बहुत ही नगण्य अंतर है। यानी कितना है? 0.00001 सेकंड का अंतर है। तो ये बहुत नगण्य अंतर है। ऐसे अंतर को कहते हैं हम अनंत सूक्ष्म अंतर। किस नाम से जानते हैं? अनंत सूक्ष्म। यानी जिस अंतर का मान लगभग कैसा होता है? 0 के लगभग बराबर होता है। 0 तो नहीं है, लेकिन 0 के लगभग बराबर, तो इसे हम लिखते हैं डेल्टा टी 0 की तरफ जा रहा है। समझ गए? तो यदि यह समय अंतराल बड़ा है तब तो हम कौन से वेग का उपयोग करेंगे? औसत वेग का। जैसे समय अंतराल के बारे में बताया, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3, 1 से 5वां सेकंड, 6 से 7वां सेकंड, ऐसे बहुत सारा अंतर हो तब तो हम किसका उपयोग करते हैं? औसत वेग का। लेकिन समय अंतराल बहुत ही कम होता है, अर्थात शून्य की ओर जाता हुआ समय अंतराल होता है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फिर तात्क्षणिक वेग का। अगर समय अंतराल बहुत ही कम होगा तो हम उसको कहते हैं क्षण, निश्चित क्षण। जैसे मैंने आपको बताया 1 सेकंड पहले आप यहाँ थे, ये मार्कर यहाँ था 1 सेकंड पहले, 1.00001 सेकंड पर यह मार्कर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक छोटे से क्षण के अंदर ही यहाँ से यहाँ पर गति कर गया। तो उस निश्चित क्षण में अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास सारे वो हो चुके हैं। औसत वेग बड़े अंतराल के लिए है और वो पूरी अभिक्रिया के वेग को बताता है, जबकि तात्क्षणिक वेग जो होता है किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को बताता है। तो ये तो हमारे पास अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के बात हो गई। तरह तरह के अभिक्रिया वेग है, प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अगर आपको टॉपिक में ये हिस्से नहीं भी आते हैं
तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। इससे तो बस आपकी जानकारी थी कि औसत वेग का उपयोग क्यों है और तात्क्षणिक एक निश्चित क्षण पर वेग, और औसत वेग कब है, जब एक बड़े पर्पज में यानी हम लोग पूरी अभिक्रिया का वेग लेते हैं तो वो क्या है, औसत वेग। अब देखें हमारे पास, इसके बाद मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अभिक्रिया वेग जो है वो आपको बताया था मैंने, क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो पहली बात तो आप एक बात अच्छी तरह से ये समझ लें, जो ये बड़ा कोष्टक होता है ये मोलर सांद्रता को बताता है, यानी मोलरता को बताता है। इस बड़े कोष्टक का मतलब क्या है, मोलरता, और C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता। ये तो ये पूरा मिलके मोलर सांद्रता बनता है, अकेला डिब्बा है तो भी मोलर सांद्रता, और ये C लिख रहा है ये भी मोलर सांद्रता। तो इनका मतलब क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मोलरता का आपको पता रखा है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, तो आयतन लीटर में लेते हैं और मोल को मोल के रूप में, तो मोल बटे लीटर, और T का मतलब है सेकंड, तो जो अभिक्रिया का वेग है उसका मात्रक आ गया मोल बटे लीटर इंटू सेकंड। याद रखना इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये चीज़ हो गई, ठीक। तो ये तो हमारी कहानी खत्म होती है अभिक्रिया वेग के बारे में। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है उसको मैं ले रहा हूं, और वो है वेग नियम। इस पे आप अपना पूरा फोकस करना, क्योंकि पूरी चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो यही है, रेट वेग नियम, या फिर इसको दर नियम के नाम से जानते हैं। क्या है वेग नियम या दर नियम, अभी परिभाषा जनरेट करते। तो मान लीजिए एक आपके पास लिखी हुई है वो सूत्र लिखा हुआ है, ए बी बी सी सी, ठीक। ये आपके पास एक अभिक्रिया लिखी हुई है ऐसी, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया होती है। आगे का हिस्सा क्या है, रस समीकरण में गुणांक, ये ए और बी क्या है, अभिकारक, सी और डी क्या है, उत्पाद। तो ये कहता है, वेग नियम जो है वो कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, और इसको आप चलो मैं इस तरह से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, ठीक। अभिकारकों की, अभिकारक कौन कौन से, ए और बी, अभिकारकों की मोलर सांद्रता, सांद्रता शब्द लो चाहे मोलर सांद्रता एक बात है। तो अभिकारकों की सांद्रताओं के किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के निश्चित घातांकों के समानुपाती होता है। बोलो यहाँ पर घात लगाती है कि नहीं लगाती, तो सांद्रताओं के घातांकों के समानुपाती होता है। ये घातांक रस समीकरण मिति के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बोलिए बात समझ में आई। अब ये है आपके पास वेग नियम या अभिक्रिया वेग का जो वेग नियम है वो ये वाला है। दोबारा सुन ले, किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, किसी भी, ये अभिक्रिया है, इसका अभिक्रिया वेग, अभिकारक कौन कौन से, ए और बी, डिब्बा क्या बता रहा है, सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रताओं के निश्चित घातांक के समानुपाती होता है। ये घातांक रस समीकरण मिति के समान भी हो सकते हैं, x a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, y b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब x का a और b से, y का b से कोई संबंध नहीं होता है। अब देखें, इनको तो दोनों क्या है, अभिकारक है, तो इनको तो मान लिया हमने r और इनको मान लिया हमने p। तो बोलो अभिक्रिया वेग जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन, और इसको थोड़ा सरलीकरण कर दें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस डी आर बटे डी टी बराबर समानुपाती ए की घात x b की घात y। कोई बता सकता है माइनस क्यों लिया है हमने काम में?
तो आपको पता है कि ये क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर जो माइनस होती है, कमी को बताती है। अभिक्रिया वेग बोलो इसी से लिखते कि नहीं लिखते, हम वेग को व्यक्त करते। अच्छा, हमारे जितने भी डेरिवेशन है उन सभी में चूंकि हमको एक निश्चित मान चाहिए अभिक्रिया वेग का, औसत मान नहीं चाहिए, इसलिए हम जितने भी उपयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे, तात्क्षणिक वेग का मान का उपयोग करेंगे, औसत वेग का उपयोग नहीं करेंगे। फिर से सुन ले, ये अभिकारक है, उत्पाद है, इसलिए मैंने अभिक्रिया वेग बराबर माइनस dr/dt लिख लिया, अभी लिखा ही था, समानुपाती ax by। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के निश्चित घातांक के समानुपाती होता है। अब देखें, ये तो हो गया वेग नियम, इसको अपन करें सॉल्व, माइनस dr/dt, बोलिए समानुपाती हटता है तो कुछ ना कुछ स्थिरांक आता है, k ax और ये आ गया b y। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। तो k यहाँ पर एक स्थिरांक बन करके आया है, इस k को कहा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, k बराबर वेग नियतांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब वेग नियतांक को हम वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं, दर नियतांक, वेग और दर एक ही बात है, देखिए वेग और दर, ठीक है, दोनों को रेट कहते हैं। तो इसको वेग नियतांक, इस नियतांक मतलब नियतांक है, स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, दर नियतांक, सब कुछ यही है। तो k बराबर ही आ गया हमारे पास, ठीक। अब देखें सूत्र यार निकल के आया है, k ax by। बोलिए वेग नियम आराम से बोल सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के निश्चित घातांक के समानुपाती होता है। उसके बाद और ये जो घातांक होते हैं वो रस समीकरण के समान भी हो सकते हैं और इससे भिन्न भी। इसके बाद मैंने सिंपल प्रोसेस किया, अभिक्रिया वेग का सूत्र लिख दिया, माइनस dr/dt समानुपाती ax by, और उसके बाद इस तरह से लिख दिया k स्थिरांक आ गया है। अब देखें, अगर हमको जो पूछा जाता है वो वेग स्थिरांक की परिभाषा पूछता है, तो वेग स्थिरांक की परिभाषा कैसे निकाल सकते हैं, बोलिए अगर a की सांद्रता और b की सांद्रता एक हो जाए तो बोलो 1 की घात x का मतलब एक ही होता है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, 1 की घात चाहे 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, चाहे 4 कर लो, कितनी भी कर लो, एक ही आता है। तो जिनकी घात x है, 1 की घात x करो चाहे 1 की घात y करो, कितना मान आएगा, एक ही आएगा। तो बताइए, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा, k। तो यहाँ से सूत्र आ जाएगा माइनस dr/dt बराबर k। ये क्या चीज़ है, dr/dt, ये है अभिक्रिया का वेग, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक की परिभाषा निकाल रहे हैं, यही तरीका है वेग स्थिरांक, जिसकी भी परिभाषा निकालना है उसके संग वालों को इकाई मान लो। यहाँ भी माना है, पहले भी हमने माना, तो देखें क्या है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग वेग स्थिरांक